ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें तुरुरु तुरुरु, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम, हुआ है बुरा हाल। चंपा रानी, तुम्हें देखकर मेरा हाल और चाल सब बिगड़ जाती है। नौकरी की तलाश में राघव और उसकी पत्नी चमेली दोनों माधवपुर से काशीपुर की ओर जा रहे थे। आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती है। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक बस काले बादलों का साया फैला हुआ था। राघव ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, लगता है आज सफर आसान नहीं होगा। अरे चमेली, लगता है इंद्र भगवान भी नहीं चाहते कि मैं अपना गांव छोड़कर कहीं और नौकरी करने जाऊं। जरा आसमान की तरफ तो देखो, कैसे काले काले बादल उमड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज तो पूरा नगर ही डूब जाएगा। हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक। पर आज हम काशीपुर तो जाएंगे ही जाएंगे। पूरा गांव आपको निठल्ला और आलसी बोलता है, पर तुम्हारे कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। पर मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम तो बस मुझे डांटती ही रहती हो। इतनी सी प्यारी नाक पर इतना गुस्सा आता कहाँ से है? मैं कोई बहाने नहीं बना रहा, जरा मौसम को तो देखो। हाँ पता है, और मुझे तुम्हारे भाग्य पर पूरा भरोसा है कि तुम कोई काम करने जाओ और वो बिना किसी समस्या के पूरा हो जाए। असंभव। पर हाँ, ये बादल कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। और ये जंगल का रास्ता, यदि बारिश आएगी तो ये जंगल का रास्ता रात में ठीक नहीं रहेगा। अगर बारिश हो भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा? इस गर्मी के मौसम में तो और भी आनंद आ जाएगा, और तुम्हें भीगते हुए देखकर मेरा मजा तो दुगना ही हो जाएगा। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई। तुम्हें गीला देख के पानी में आग लग जाएगी। अच्छा जी, तो इस बीच जंगल में तुम्हें मजा चाहिए। और सोचो, यदि यहाँ कोई जंगली जानवर आ गया तो मजा 3 गुना हो जाएगा। अब बकवास बंद करो और जल्दी जल्दी चलो। चमेली रानी, इस जंगल के बारे में मैंने कई कहानियां सुन रखी हैं। लोगों की माने तो इस जंगल के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि रात के समय यहाँ भूत प्रेत अपना डेरा डालते हैं। भूत प्रेत? अरे, अब आप भी कहानियाँ सुनाने लगे? अब तुम भी बिल्कुल गांव की बूढ़ी अम्मा जैसी बातें कर रहे हो। वो भी तो हर मोड़ पर भूत दिखा देती हैं। कभी पीपल के पेड़ पर तो कभी सुनसान कुएं के पास। सच कहूँ तो आपकी बातें सुनकर मुझे डर से ज्यादा हंसी आ रही है कि कितने बड़े बहानेबाज हो आप। आने वाले खतरों से अनजान दोनों इसी तरह नोक-झोंक करते हुए जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल चारों ओर से खामोश था। तभी अचानक आसमान में बिजली जोर से गरज उठी। उस तेज गर्जना को सुनकर दोनों घबराकर ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। चमेली, ये बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। मुझे डर है कहीं हम इसमें फंस ना जाएं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, जल्दी निकलते हैं। पर नहीं, तुम्हें तो बातें बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब देखो कितना अंधेरा हो गया है, चलना भी मुश्किल हो रहा है। बारिश होने से पहले हमें कहीं रुकने की जगह देखनी होगी। अरे चमेली, जरा देखो तो, उस ओर लगता है वहाँ कोई इमारत है। दोनों की नजर दूर एक इमारत पर पड़ी, जहां हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। इमारत पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी, जैसे कोई पुराना स्कूल हो। तभी चमेली की नजर वहां एक बोर्ड पर पड़ी। अरे राघव जी, जरा गौर से देखो, ऊपर बोर्ड पर कुछ लिखा भी दिख रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अरे, वहाँ तो माधोपुर स्कूल लिखा है। चमेली, कहीं ये वही माधोपुर स्कूल तो नहीं जिसके बारे में बूढ़ी अम्मा कहानी सुनाया करती थी? अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। वैसे ये अजीब तो है। चलो वहीं चल के देखते हैं कि जंगल में स्कूल क्या कर रहा है। अरे रुको मेरी प्यारी चमेली रानी, जरा सोचो तो, यहाँ आसपास कहीं कोई गांव या बस्ती नहीं दिख रही। चारों तरफ बस घना जंगल ही जंगल है। तो फिर इस जंगल के बीचों बीच ये स्कूल क्या कर रहा है? इसी तरह बात करते करते दोनों स्कूल के करीब पहुंच गए। तभी अचानक एकदम से बारिश शुरू हो गई।
पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया और दोनों भीगने लगे। इतनी तेज बारिश में अगर हम जंगल में ही भटकते रहे तो और मुसीबत होगी। देखिए, रास्ता पूरा कीचड़ में बदल गया है। इससे अच्छा है कि हम उस स्कूल के अंदर चले जाएं। कम से कम छत तो मिलेगी। और यदि हम आपकी भूत प्रेत वाली कहानियों पर भरोसा करते रहे तो ठंड और बारिश में यहीं बीमार पड़ जाएंगे। वो दोनों स्कूल की ओर जाने लगे। बाहर से देखने में स्कूल बहुत ही भयानक लग रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उनके पास वहां रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक बार फिर से सोचो, जंगल के बीचों बीच एक स्कूल है। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। देखो ना, आसपास कहीं कोई गांव नहीं है और ना ही कोई इंसान। चारों तरफ बस अंधेरा और वीरानी ही वीरानी है। पेड़ों की ये सरसराहट और ये अचानक शुरू हुई बारिश, मुझे तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। आप तो हर वक्त बस शंका ही करते रहते हो। कभी कहते हो जंगल ठीक नहीं, कभी कहते हो रास्ता मनहूस है। अरे, इन पुरानी कहानियों ने आपको इतना डरपोक बना दिया है कि हर चीज में भूत दिखाई देता है। जरा सोचो, इतनी तेज बारिश में अगर हमें ये स्कूल ना मिला होता तो हम कहाँ जाते? कम से कम हमारे सिर पे छत तो है, और आप हैं कि मिलने वाली राहत में भी सिर्फ भूत ही ढूंढ रहे हो। चमेली की डांट सुनकर राघव चुपचाप चमेली के साथ स्कूल के अंदर चला जाता है। पर अंदर जाते ही राघव फिर से डर जाता है, क्योंकि वहां कुछ बच्चे नीचे बैठे थे और एक अधेड़ आदमी उन बच्चों को पढ़ा रहा था। अरे ये क्या? इस घने जंगल के बीचों बीच इतनी रात में यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे, इतनी रात को मेहमान आए हैं। आ जाओ जल्दी से अंदर आ जाओ। बाहर तो बहुत तेज बरसात हो रही है और जंगल में रुकना सही नहीं है। मास्टर की आवाज सुनकर वे दोनों स्कूल के अंदर आ गए। धन्यवाद मास्टर जी, सच में आप तो हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं। इतनी घनी बारिश और ये अंधेरा, ऊपर से सुनसान जंगल। मैं तो सोच रही थी कि अब रात कैसे कटेगी, पर आपकी ये दयालुता अब हमें हिम्मत दे रही है। राघव, देखिए ना, इंसानियत आज भी जिंदा है, वरना भला कौन इतनी रात को अजनबियों को अपने स्कूल में जगह देता। आपका धन्यवाद। अरे बेटी, धन्यवाद किस बात का? ये तो मेरा कर्तव्य है। ये स्कूल हमेशा से मेहमानों के लिए खुला है। तुम जैसे मुसाफिर तो अक्सर ही यहाँ आ जाते हैं, कभी बारिश के कारण तो कभी अंधेरे में रास्ता भटककर, या शायद रास्ता ढूंढते ढूंढते खुद यहाँ पहुंच जाते हैं। वे सारे लोग स्कूल के अंदर वाले कमरे में आ गए, जहां मास्टर जी और चमेली पलंग पर बैठ गए। राघव बच्चों के साथ हंसी मजाक करने लगा। अंकल, इतनी रात को इस सुनसान जंगल में आपको डर नहीं लगता है? अरे बच्चों, डर नाम की चीज तो मैं सुबह के नाश्ते के साथ ही खा जाता हूँ। बड़े बड़े पहलवान तक मेरे सामने कांपने लगते हैं। डर तो खुद मुझे देखकर छिप जाता है। और तुम्हारे राघव अंकल तो ऐसे हैं कि अगर कोई भूत भी सामने आ जाए तो वो भी पहले मुझसे पूछेगा, भाई साहब, यहाँ बैठने की कोई जगह है क्या? आपको बिल्कुल डर नहीं लगता क्या? इतनी रात को बाहर आंधी, बारिश, बिजली की कड़क और ये सुनसान स्कूल। हम बच्चों को तो जरा सी आवाज पर डर लग जाता है, लेकिन आप तो हंस खेल रहे हैं। क्या आप कभी सच में डरते ही नहीं, या फिर हमें हिम्मत दिलाने के लिए बस दिखावा कर रहे हैं? अरे बेटा, डर नाम की चीज तो मैं कब की अपनी जेब से निकाल कर फेंक चुका हूँ। बचपन से ही मैं अपने गांव का शेर रहा हूँ। रात के अंधेरे में जब लोग खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे, तब मैं अकेला ही खेतों में निकल जाया करता था। कई बार तो जंगली कुत्ते भी मेरा रास्ता देखकर पलट जाते थे। और डर तो मेरे लिए वैसा ही है जैसे धूल, जो पैरों की एक ठोकर से उड़ जाती है। अच्छा, तो तुम इतने हिम्मत वाले हो राघव। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, पर असली हिम्मत तो तब साबित होती है जब दिल की धड़कनें खुद तुम्हें धोखा देने लगे। चलो, आज मैं सबको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर देखेंगे ये तुम्हारी हिम्मत कितनी देर तक साथ देती है। बेटा, इस स्कूल की पुरानी दीवारों में बहुत राज छिपे हैं। कहते हैं कई साल पहले एक स्कूल था जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, और एक दिन वहां एक मास्टर आया और अगले दिन एक पूरी क्लास अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे हवा में घुल गई हो। पर अजीब बात यह है, आज भी उनकी आवाजें रात में सुनाई देती हैं। पता नहीं ये सच है
या बस लोगों का वहम? अरे मास्टर जी, आपकी कहानी सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप भी उसी गायब हुई क्लास के हेडमास्टर थे। इतनी पुरानी बातें सुनाकर क्या हमें डराएंगे? हम तो गांव के रहने वाले हैं, हम डरते नहीं हैं। ठीक है बेटा, तुम हंसी मजाक बनाते रहो, पर जब सामने आएगा तब असली ताकत का पता चल ही जाएगा। चलो बच्चों, अब तुम्हारा पढ़ाई का समय हो गया है, इन अंकल को सोने दो, हम चलते हैं। तुझे इन लोगों के बारे में कुछ अजीब नहीं लगता? मुझे तो इनकी बातें ही कुछ ठीक नहीं लग रही हैं, और जिस तरह उनके हाव भाव बदल रहे थे उसमें भी कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब वैसे नहीं है जैसे हमें दिख रहे हैं। अब तो फिर से शुरू हो गया। भूत वूत कुछ नहीं होते। तुमने देखा नहीं क्या कैसे वो बच्चे तुम्हारे साथ खेल रहे थे? अगर भूत होते तो क्या ऐसे हंसते खेलते और तुम्हारे साथ समय बिताते? देखो राघव, ये दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी आंखों को दिखती है। कभी कभी इंसान को वही नजर आता है जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। असलियत तो अक्सर परछाइयों के पीछे छिपी होती है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन बूढ़ी अम्मा कहा करती थी, रात का समय धोखा देने में सबसे तेज होता है। खैर, अभी तुम थक गए होंगे तो सो जाओ। रात गहराती जा रही थी। चमेली पूरी तरह नींद के आगोश में चली गई थी, पर राघव को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की से आती ठंडी हवा और बारिश की आवाज सुन रहा था। अगले दिन राघव और चमेली जाने के लिए तैयार थे। अंकल, अंकल, आप मत जाइए ना। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप जा रहे हैं। आप यही हमारे पास रहें। हम सब चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहें। अरे बेटा, मुझे अब जाना तो पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, वापस लौटते समय मैं तुमसे जरूर मिलकर जाऊंगा। तब तक तुम यहीं मन लगाकर पढ़ाई करना, अपने दोस्तों के साथ खेलना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। कोई बात नहीं बच्चों, अंकल को जाने दो, आप चिंता मत करो। ये अंकल अब हमारे पास ही रहेंगे, चाहे वे खुद को कितना ही दूर क्यों न चले जाएं, पर उन्हें आना तो हमारे पास ही है। अब तुम लोग शांत हो जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और कोई फिक्र मत करो। चमेली और राघव वहां से निकल गए और काशीपुर की ओर बढ़ने लगे। अरे चमेली, तुमने मास्टर जी की वो बात सुनी? उन्होंने जो अंदाज अपनाया था, मुझे तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे वो अंदर से बहुत खुश हों और कुछ छिपा रहे हों। सच कहूँ तो उनकी ये खुशी और वो रहस्यमय हाव भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। उसकी ये बात मैंने भी ध्यान से सुनी। वो कैसी अजीब बातें कर रहा था। भला मैं उनके साथ क्यों रहूं? जैसे कि मैं कोई बच्ची हूँ जो स्कूल में फिर से दाखिला लेने आई हूँ। सच में उसकी बातें और हाव भाव में कुछ अजीब मजाक था, जो सुनकर हंसी भी आ रही थी और हल्का डर भी महसूस हो रहा था। मैं तो कब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। खैर, भगवान का शुक्र है, अब हम आखिरकार काशीपुर पहुंचने वाले हैं। ऐसे ही बातें करते करते दोनों काशीपुर पहुंच चुके थे। गांव के बाहर ही उन्हें एक चाय का ढाबा दिखाई दिया और दोनों चाय पीने के लिए ढाबे पर चले गए। भैया, जल्दी से 2 गर्मा गर्म चाय दे दीजिए। कल रात से ही हम ठंड और बारिश में फंसे हुए थे, न चाय मिली न ही कुछ खाने को। क्या रात भर जंगल में थे क्या भाई, जो कुछ भी खाने को नहीं मिला? हाँ भैया, रात में हम जंगल के उस स्कूल में ही रुके थे, वही जो जंगल के बीचों बीच पड़ा है। जंगल वाला स्कूल? क्या बात कर रहे हो भाई, जंगल में स्कूल कहाँ से आ गया? अरे हाँ भैया, जंगल में एक स्कूल है और वहाँ के मास्टर जी को क्या कहूँ, ऐसा इंसान तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने ना हमसे चाय के लिए पूछा न खाने के लिए। पूरी रात हम भूखे प्यासे ही बैठे रहे। क्या बात कर रहे हो महाराज, तुम दोनों पूरी रात जंगल में स्कूल में थे और ये बातें तुम्हें हंसी मजाक लग रही हैं? तुम्हें असली सच का कोई अंदाजा तक नहीं है। वो मास्टर, वो स्कूल, वहां जो हुआ, उसकी हकीकत तुम्हारे समझ से बाहर है। सच कहूं तो वहां की हवा और खामोशी सिर्फ दिखावा नहीं है, हर चीज में कुछ तो बहुत डरावना छिपा है। डरावना? हाँ, थोड़ा सा तो मुझे भी लगा था, लेकिन सच कहूँ तो उन बच्चों से मिलकर अच्छा भी लगा। उनसे बात करने के बाद जो डर हमें लग रहा था, वो तो जैसे कहीं गायब ही हो गया। वे बिल्कुल भी डरावने नहीं थे, हंसी मजाक कर रहे थे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे थे। सच में उनकी मासूमियत और जोश ने हमारा सारा डर हल्का कर दिया।
अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? वो स्कूल कितने सालों से बंद है। वहां के बच्चे और मास्टर जी ये तो कब के मर चुके हैं। उस स्कूल में एक हादसा हुआ था और वही हादसा उनकी मौत का कारण बना। तुम्हें लगता है कि वहां कोई अब भी जीवित है? नहीं, सब खत्म हो चुका है। जो तुम्हें हंसते, खेलते और पढ़ाई करते हुए दिख रहे थे, वो सब अब बस यादों और परछाइयों का खेल है। और एक बात बताओ, किस स्कूल में बच्चे रात में पढ़ने जाते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो भैया? हम तो पूरी रात वहीं थे। उन बच्चों के साथ खेलते रहे, उनसे बातें की, हंसी मजाक भी किया। मास्टर जी से भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने तो हमसे बड़े अपनापन से बात की। और अब तुम कह रहे हो कि वो सब तो बरसों पहले मर चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है? हमारी आंखों ने जो देखा, हमारे कानों ने जो सुना, क्या वो सब झूठ था? अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक काम कीजिए, आप सरपंच जी से जाकर पूछ लीजिए। उन्हें सब सच पता है। इस स्कूल का हर राज, वहां के मास्टर और बच्चों की मौत की पूरी दास्तान। गांव में और कोई इतना सच नहीं बताएगा। ढाबे वाले की बात सुनकर वे दोनों घबरा गए और स्कूल की सच्चाई जानने के लिए वे सरपंच से मिलने चले गए। सरपंच जी, हमें आपकी मदद चाहिए। कल रात हम उस पुराने स्कूल में थे, वही जो गांव के बाहर खंडहर की तरह खड़ा है। वहां हमने बच्चों के साथ खेला, मास्टर जी से बातें की। सब कुछ बिल्कुल सच लग रहा था। लेकिन आज सुबह चाय वाले भैया ने हमें बताया कि वो स्कूल तो बरसों से वीरान पड़ा है और मास्टर जी और बच्चे सालों पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। कृपया सच सच बताइए सरपंच जी, आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या तुम लोग सच में रात उस स्कूल में रुके थे? हे भगवान, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो जगह तो बरसों से बंद है। वहाँ ना कोई मास्टर जी हैं, ना कोई बच्चे। वहाँ केवल उनकी आत्माएं हैं। अब जब तुम वहाँ रात गुजार चुके हो, तो इसका मतलब है कि तुम उनकी नजरों में आ गए हो और वो तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाएंगे। सरपंच जी, कृपया हमें कोई रास्ता दिखाइए। अब क्या हो सकता है? हम तो अनजाने में ही वहां ठहर गए थे। वो बस एक हादसा था, लेकिन हमें पूरा सच जानना है ताकि हम समझ सकें कि अब हमें किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बेटा, सालों पहले उस मास्टर ने बच्चों को स्कूल में कैद कर लिया था। गांव वाले उन्हें बचा नहीं सके। गुस्से में मास्टर ने स्कूल जला दिया। मास्टर और बच्चे सब उसी आग में खत्म हो गए। तब से उनकी रूहें वहीं भटक रही हैं और जो भी वहां जाता है वो उनकी नजरों में आ जाता है। अब तुम दोनों को आज की रात निकालनी होगी। अगर तुम ये एक रात बच गए तो फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन याद रखना, यह रात आसान नहीं होगी। हर पल तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा होगी। सरपंच जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप हमें आज की रात कहीं रुकने के लिए जगह दे सकते हैं? हम बहुत थक चुके हैं और अब सच कहें तो थोड़ा डरे हुए भी हैं। बस इतनी गुजारिश है कि हमें कोई ऐसा ठिकाना बता दीजिए जहां हम चैन से ये रात काट सकें। सरपंच उन दोनों को अपने साथ उनके पुराने घर में ले आया और वहीं रहने की जगह दे दी। रात हो चुकी थी। सब ठीक होने के लिए अब बस एक रात की बात थी। तुम दोनों आज रात यहीं मेरे घर पर आराम से रह सकते हो। डरने की कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम मेरी निगरानी में हो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे बता देना। लेकिन ध्यान रहे, रात गहरी होते ही बाहर कदम मत रखना। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मदद की। ये हम जिंदगी भर याद रखेंगे। अगर आप ना होते तो शायद हम कभी समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो दोनों अंदर बैठे थे। रात और भी गहरी हो गई थी। तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है। अंकल, आप तो हमें वहीं छोड़ आए, पर हमने आपको नहीं छोड़ा। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये आवाज आखिर आ कहां से रही है? क्या बात है राघव, इतनी जल्दी भूल गया हमें? कोई बात नहीं, जल्दी याद आ जाएगा। अब तुम दोनों भी हमारे साथ स्कूल चलोगे। कक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी वे लोग अचानक सामने आ गए। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे वो उन दोनों को अपना हिस्सा बनाना चाहते हों। देखो देखो, हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस अनजाने में यहाँ रुक गए थे। हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? कृपया हमें छोड़ दो।
हमें माफ कर दो। हम कसम खाते हैं दोबारा इस जगह का नाम तक नहीं लेंगे। बस हमें शांति से जाने दो। तभी वे उनके तरफ बढ़ने लगे, उन दोनों को मारने के लिए और उनकी आत्माओं को खुद में समा लेने के लिए। अगले दिन राघव और चमेली की खबर पूरे गांव में फैल गई। चाय वाला और सरपंच दोनों आपस में बात कर रहे थे। बहुत बुरा हुआ उन बेचारों के साथ। मासूम थे वे। उन्हें क्या पता था कि जिस स्कूल में बारिश से बचने जा रहे थे वही उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगी। वो जगह अब शापित हो चुकी है। वहां हर कोना, हर दीवार उनकी चीखों की गवाही दे रही है। बेचारे तो ये भी नहीं जानते थे कि उनका अंत उसी अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा है।